ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ को पढ़ते हुए हमने देखा कि रेसिस्टेंस के V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और हमारे पास एक रेसिस्टेंस फैक्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ है, और ये रेसिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों हो रहा है ऐसा? आप कभी देखा होगा, अगर आप बहुत लंबा जाते हैं तो कोई भी गाड़ी आप लेके जाएं वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा अगर हम जाएंगे, लगातार फ्रिक्शन हमारे ऑन द ट्रैक और रेजिस्टेंस ऑन द फ्लो ऑफ ट्रैक बढ़ेगा, और जब ये फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कॉलिशन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो बहुत लंबे तार के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर हम एक सकरी गली से निकल रहे हैं और एक चौड़ी गली से निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे जहां पर आप बहुत ब्रॉड एरिया में से बाहर निकल के जा रहे हैं, वहां आपका निकलना आसान होगा, आपके कॉलिशंस कम होंगे, और जब कॉलिशंस कम होंगे ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। वही फंडा यहाँ पर है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये फिर हमारा प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वल नहीं है। हमको इक्वल करने के लिए हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होता है, और वो होता है हमारा रो, और इस रो को बोलते हैं हम रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है जिसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। तो अब हम रेसिस्टिविटी का अगर यूनिट निकालेंगे तो RA अपॉन L हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। फाइनली आप देखिए रेसिस्टिविटी का यूनिट आ रहा है ओम मीटर, ये इसका SI यूनिट है। हमें ये ध्यान रखना है। अब जब हम रेसिस्टिविटी तक आ गए ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए, तो अब हमें निकालना है कि ये रेसिस्टिविटी वैसे तो कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्या कोई और फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है, उसको हम निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला और निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली अब हम जो मैं आपको पहले बता रही थी रेसिस्टिविटी, एक्चुअली ये वही रेसिस्टिविटी है जिसके बीच में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया था। और इसको एक्सप्लेन करते हुए आप देख रहे हैं कि रेसिस्टिविटी जो है हमारी क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल है, और इसको हम डिफाइन करेंगे। अगर ए की वैल्यू हम यूनिट ले लें, एल की वैल्यू हम यूनिट ही ले लें, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है। दैट मींस रेजिस्टेंस विल बिकम स्पेसिफिक। कैसे? वैसे कि हमने एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया है और एक यूनिट लेंथ ली है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हमारा हो जाएगा रेसिस्टिविटी। अब हम निकालेंगे इस रेसिस्टिविटी का एक फॉर्मूला, और उससे पता लगाएंगे कि ये एक नेचर पर ही डिपेंड कर रहा है या कोई और क्राइटेरिया कंडीशन इसके रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर रही है। यस, हियर वी आर हैविंग रेसिस्टिविटी, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था I। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये फॉर्मूला आएगा आपका रेसिस्टिविटी का, ठीक है, तो I इक्वल्स टू NAVDE था, NA। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड डालना है क्योंकि यहाँ पर करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और अदरवाइज आप इस इलेक्ट्रॉन को भी माइनस ले लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन को भी माइनस ले लो, तो ये ऑब्वियसली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे E अपॉन M इंटू टो, और यहाँ पर एक E ऑलरेडी था, इसको और आप NAE टो अपॉन M इंटू E स्क्वायर है। अभी हम यहाँ पर I और E के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, लेकिन हमें I और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन निकालना है। हम एक वैल्यू और सब्स्टिट्यूट करेंगे, E इक्वल्स टू V अपॉन L, एंड I का फॉर्मूला हो जाएगा NAV अपॉन L M टो इंटू E स्क्वायर। I अपॉन B अगर हम लेते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेसिस्टेंस ओम्स लॉ के फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ओम्स लॉ के फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर 2/ml और ये हो रहा है आपका A/L। ठीक है, एन ई स्क्वायर 2, V नीचे चला गया, ml नीचे था, इसका आप ले लो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते हैं उल्टा कर देना, न्यूमरेटर will be converted to denominator and denominator will be converted to numerator and we are getting V/I equals to n ml upon n e square 2 into A। V/I क्या होता है? ओम्स लॉ के हिसाब से V/I इक्वल्स टू होता है R और R equals to होता है rho L upon A. We will substitute the value in equation number 1. We are getting here R equals to ml upon n e square 2 into A and R equals to rho L upon A equals to ml upon A n e square 2. यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, रो इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर 2 मिला हमको, ये रिलेशन आपके पास आ गया है और ये जो रिलेशन हमारा निकल के आया है वो है m अपॉन एन ई स्क्वायर 2। नाउ m कांस्टेंट, यस, n कांस्टेंट, यस, e स्क्वायर चार्ज कांस्टेंट। For particular temperature, relaxation time will also be constant. But if we are changing the temperature, obviously relaxation time will change. And here now, rho becomes inversely proportional to temperature. At the same time, temperature to relaxation is inversely proportional to temperature. So, rho becomes directly proportional to temperature. So, like that, you can say here that resistivity is always directly proportional to temperature. इसी क्राइटेरिया कंडीशन के कारण मैं आपको वापस ले चलती हूँ ओम्स लॉ के एक स्टेटमेंट पर, जहां हमने एक जब स्टेट करते हैं ओम्स लॉ तो उसमें हम बोलते हैं फिजिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, रेसिस्टिविटी चेंज हुई, रेसिस्टेंस चेंज हुआ तो आर और वी और आई एक दूसरे के साथ एक लीनियर डिपेंडेंस नहीं बना सकते। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? आप एक माइंड में एक कॉमन सा क्राइटेरिया जनरेट कीजिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत तेजी से चलना शुरू कर देंगे और जैसे बहुत तेजी से चलना शुरू करेंगे तो इनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी हमारी क्या हो रही, बढ़ ही रही है ना, इनवर्स में। लाइक दैट, ये हमारा एक फॉर्मूला था जो मैंने रेसिस्टिविटी के लिए निकलवाया। रेसिस्टिविटी कैसे रिलैक्सेशन टाइम से रिलेट हो रही है वो मैंने आपको समझाया। रेसिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर जाकर रिलेट हो रही है वो भी मैंने आपको समझाया। एक हम अभी तक ये पढ़ते चले आ रहे हैं करंट। तो यहां पर जब हमने करंट पढ़ा है, करंट के पास डायरेक्शन है, बट ये करंट के पास डायरेक्शन है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट के पास डायरेक्शन है बट करंट को हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है, क्योंकि करंट को हम दूसरी, करंट के पास डायरेक्शन है, वेक्टर की एक कंडीशन तो हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, पर जो दूसरी कंडीशन है जिसके हिसाब से जो टोटल सम करंट का निकालना चाहिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकलना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है इवन इफ इट हैज डायरेक्शन, बिकॉज इट कैन नॉट बी सम्ड अप विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन। ये एक क्वेश्चन है जो जस्टिफिकेशन के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब हमारे पास करंट को भी हम स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा I अपॉन ए वेक्टर। हमने एरिया वेक्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये करंट डेंसिटी है,
ये करंट डेंसिटी जो है, इस करंट डेंसिटी को हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर, उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर हम करंट का फॉर्मूला पूरा लगा दें, देखिए NAVDE डिवाइडेड बाय ए से ए कटेगा जे कैप, तो ये जे जो वेक्टर है NVD वेक्टर E माइनस में चला जाएगा। इस तरीके से आप करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये फाइनली जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है आपका करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी का जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L-2 के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट डेंसिटी था। और एक और टर्मिनोलॉजी है इसमें, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोबिलिटी हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोबिलिटी के कहते हैं। और अगर हम इसमें आगे चलें, E अपॉन m इंटू टो था, इंटू डिवाइडेड बाय E अगर हम कर दें तो मोबिलिटी में हमारे पास आ जाएगा E टो अपॉन m। ये हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो ये माइनस साइन में जाएगा। तो इस तरीके से हम करंट डेंसिटी से पहुंचे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पहुंचे, हम मोबिलिटी पे पहुंचे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी हमें सॉर्ट आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये चीजें सारी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको समझाए हैं वो सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे मेरे हिसाब से। इट इज टू माय थिंकिंग लेवल। और कोशिश कीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूँ इसलिए क्योंकि हम इसमें अब न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं साथ में आशा एकेडमिक्स में, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी मोर देन सफिशिएंट मिल जाए, थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा मैं फास्ट मूव करूंगी, आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है और हमें बहुत आगे तक फिजिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते जाना है। थैंक यू फॉर टुडे।